हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 4 करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक तो होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो भी एनर्जी और वेवलेंथ का इक्वेशन जो होता है वो दोनों बराबर होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं और उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बात करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें हम लोग कवर करेंगे और ये काफी बेहतर है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं। तो इसमें याद रखना, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तो उस केस में एनर्जी ऑब्जर्व होगा और इमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। उसी को हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। ठीक है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, आप याद रखना कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स देन एनर्जी एमिट और ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सवाल यह है कि अब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तब क्या होगा, और लोअर और हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में आएगा तब क्या होगा। तो देखो उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे ये मान लो यह ऑर्बिट बना रहे हैं, ठीक है, यहां हम लेते हैं लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट, ठीक है, और यहां लेते हैं हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो इस केस में एनर्जी ऑब्जर्व होगा, एनर्जी ऑब्जर्व होगा, ठीक है ना, ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, फोटोन्स के रूप में एनर्जी क्या होगा, ऑब्जर्व करेगा। अगर दूसरा केस अगर हम लोग इसको बनाते हैं, जैसे मान लो कि ये हायर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है, ठीक है, लोअर ऑर्बिट है और यहाँ पर हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट है। तो याद रखना जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो वहाँ एनर्जी इमिट होता है। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी इमिट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और इसी केस में हम लोग चर्चा करेंगे कि चेंज इन एनर्जी। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है ई फाइनल और माइनस ई इनिशियल। ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। हम लोग इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो यहाँ फाइनल के लिए हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इनिशियल के लिए जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग E1 से रिप्रेजेंट करेंगे और तब यहाँ पर हम लोग इसका एनर्जी का फाइनल इक्वेशन हम लोग लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें समझ लेना, याद रखना कि लोअर से हाई एनर्जी ऑब्जर्व होगा, एनर्जी देंगे तब जाकर वो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। लेकिन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी एमिट होगा। ठीक है, तो देखो चेंज इन एनर्जी पर हम लोगों का टोटल वर्क है। तो चेंज इन एनर्जी कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो देखो। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। समझ गए ना, ई इनिशियल। तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 और माइनस E1। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या होता है इक्वेशन एनर्जी का, एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जैसे यहाँ E2 लेंगे ना तो n का वैल्यू हम लोग 2 कर लेंगे और E1 लेंगे ना तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको
हम लोग E1 कर लेंगे। तो अब चेंज इन एनर्जी की बात करेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13.6 और Z का स्क्वायर अब बाई N2 का स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस 13.6 Z स्क्वायर अब बाई N1 का स्क्वायर। ठीक है, N1 इनिशियल ऑर्बिट है और N2 फाइनल ऑर्बिट है। अब यहां से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13.6 Z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13.6 Z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले लिखे हैं तो क्या हो जाएगा 1/N1 के स्क्वायर और माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 1/N2 का स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन हो गया एनर्जी के लिए। इसमें याद रखना हम लिख देते हैं कि N1 जो हमारा है यह इनिशियल ऑर्बिट है, इनिशियल ऑर्बिट है। ठीक है, और N2 फाइनल ऑर्बिट है। ठीक है ना, फाइनल ऑर्बिट है, याद रखना। अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम लोग जानते हैं फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू होता है hc अपॉन लेमडा। डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लेमडा। अब हम इस एनर्जी को वेवलेंथ के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर कि hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू हाँ, एक चीज और याद रखना, यह एनर्जी है तो यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 Z स्क्वायर, 13.6 Z स्क्वायर और 1/N1 के स्क्वायर और माइनस 1/N2 के स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो Hc कांस्टेंट है तो इस Hc को क्या करेंगे, हम लोग इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर बाई Hc और इंटू 1/N1 के स्क्वायर और माइनस 1/N2 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा, वो फॉर्मूला होगा कि 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1/N1 के स्क्वायर और माइनस 1/N2 के स्क्वायर। यहाँ R को हम लोग कहते हैं कि यह रेडबर्ज कांस्टेंट है, रेडबर्ज कांस्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो R इज इक्वल टू देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 13.6 यूनिट कैसा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपको पता है 1.6। देखो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं कि यह चूंकि यहाँ पर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो हम लोग 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर लिए और डिवाइड में जो है Hc। तो अब देखो वो क्या हो जाएगा, इसको याद रखना। देखो तो यहां से आ जाएगा Hc का वैल्यू, तो H प्लैंक्स कांस्टेंट है तो 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और फिर C स्पीड ऑफ लाइट है तो गुना 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसको अप्रोक्सीमेट अगर सोल्व करोगे तो R का जो फाइनल इक्वेशन होगा वो होगा 1.09 होता है, तो हम लोग उसको 1.01 ले लेंगे। तो 1.01 इंटू 10 का पावर 7 और मीटर नीचे में है तो हो जाएगा मीटर इनवर्स। ये याद रखना, ये R का वैल्यू रेडबर्ज कांस्टेंट है।
ठीक है। इसका बहुत वैल्यू होता है, नैनोमीटर में अलग होता है, पिकोमीटर में अलग होता है, एंगस्ट्रम में अलग होता है, लेकिन आपको याद रखना है यही। और बाकी अगर जो क्वेश्चन में अगर बोलता है तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, तो यहाँ वेवलेंथ का जो इक्वेशन है ये क्या है, 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/N1 के स्क्वायर माइनस 1/N2 के स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि 1/λ को हम लोग क्या कहते हैं, 1/λ को हम लोग म्यू बार कहते हैं, और म्यू बार होता है वेव नंबर। म्यू बार क्या होता है, वेव नंबर। तो हम लोग एक साथ अब इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, तो 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार, या इसी को हम लिख सकते हैं RZ² और इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये एक बेहतरीन इक्वेशन है एनर्जी निकालने के लिए, या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, या वेव नंबर निकालने के लिए। आप एनर्जी निकालिए, सब आसानी से निकल जाएगा। देखो, हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं। प्रॉब्लम में कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 to 2 एंड दैट ऑफ द n इज इक्वल टू 2 to 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पर जो पूछ रहा है उसको हम लोग समझते हैं कि 2 से 3, मतलब पहला जो ट्रांजिशन है 1 to 2 और 2 to 3, तो इसका चेंज इन एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा E1 निकालेंगे, और एटम कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्या है कि डेल्टा E1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, 13.6 Z² बाई 1/N1 के स्क्वायर और माइनस 1/N2 के स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट है N1 और सेकंड है N2। तो क्या हो जाएगा 13.6, और हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर और इंटू 1/1 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 13.6 और इंटू LCM ले लो 1/1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 13.6 और 4 माइनस 1, दैट इज ये हो जाएगा 13.6 और इंटू 3/4। इसको हम लोग डेल्टा E1 कहते हैं। इसको इतना ही रहने दो और फिर डेल्टा E2 फाइंड आउट करो। तो डेल्टा E2 बराबर, देखो इसमें E1 2 है और E2 कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा E2 इज इक्वल टू 13.6 Z1 हो जाएगा और इंटू 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 13.6 और इंटू 1/4 और माइनस 1/9, 36 LCM होगा, 9 माइनस 4 और इंटू 13.6। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा 13.6 और इंटू 5/36, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा E2। हमको रेशियो निकालना है E1 अपॉन E2 का, तो क्या हो जाएगा डेल्टा E1 बाई डेल्टा E2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 13.6 और इंटू 5/36। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स में। तो अब देखो 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रहेगा, तो डेल्टा E1 बाई डेल्टा E2 बराबर कितना हो जाएगा 3/5 और इंटू 9, तो 9 27, जहाँ फाइनल लिख लो E1 बाई E2 इज इक्वल टू 27/5। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर इसमें वेवलेंथ का रेशियो पूछता तब भी हम लोग बना लेते हैं। वेवलेंथ के लिए क्या होता है, एनर्जी जो होता है वेवलेंथ के लिए एनर्जी डेल्टा E, वेवलेंथ के लिए एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाता है, डेल्टा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो इसी रेशियो को हम लोग पलट देंगे तो 5/27 किसका हो जाएगा, वेवलेंथ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं।
ठीक है, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग सबसे पहले एक एटम्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यह कोई एटम है और आपको पता है कि हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो कहाँ मौजूद रहता है, इसको K L M, इसको N बोलते हैं और इस तरह से ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो K L M, तो यहाँ K सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। जब इसको हम लोग थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा ऊपर के तरफ। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर से बहुत दूर चला गया तो वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जब वो अनस्टेबल हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि फिर से जंप करना शुरू करेगा। तो जंप करना शुरू करते कभी हो सकता है कि फोर्थ में पहुंचे, कभी हो सकता है कि फोर्थ से ग्राउंड में पहुंचे, कभी हो सकता है कि थर्ड से 2 में पहुंचे, कभी हो सकता है कि फोर्थ से सेकेंड में पहुंचे, कभी हो सकता है कि ग्राउंड में पहुंचे। अब इस तरह के वो उस वक्त तक जंप करते रहेगा जब तक कि यह इलेक्ट्रॉन फिर से ग्राउंड स्टेट में ना आ जाए। जैसे ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा तो जंप करना छोड़ देगा। तो अब क्या होगा कि इस तरह से बहुत सारे लाइन कंसीडर करो तो बहुत सारे लाइन का निर्माण करेगा। तो ये कैसा बना रहा है, एक पट्टी जैसा बना रहा है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब किसके वजह से बना था, हाइड्रोजन एटम की वजह से बना है। तो इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं कि यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ गए। इसका भाषा भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द K सेल इफ द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग एनर्जी दे देंगे तो वो जंप कर जाता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट तक और वो एटम उस टाइम में काफी अनस्टेबल हो जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन फॉल करना शुरू करेगा और डायरेक्ट भी आ सकता है और सम इंटरमीडिएट ऑर्बिट के मदद से आ सकता है। ठीक है, उस वक्त तक यह ड्रॉप करेगा जब तक कि ग्राउंड स्टेट में नहीं पहुंच जाए और एक खुद को एक पट्टी बनाता है। उसी पट्टी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मदद करता है डिटरमाइन करने के लिए एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये 3 पॉइंट को डिटरमाइन करता है। तो आइए हम लोग एक बेहतरीन डायग्राम बनाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक बेहतरीन डायग्राम हम लोग बनाते हैं कि क्या होता है। ठीक, अब देखिए जैसे यहां पर हम लोग लेते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 और एक और ले लेते हैं यहाँ पर 7 और यहाँ पर ले लेते हैं इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लेते हैं कि n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, 5 6 7 और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ 7 तक इसलिए लिए हैं कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड 7 तक है, तो अभी तक ऑर्बिट जो है ना 7 तक वैलिड है, हालांकि ऑर्बिट जो होगा वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो अब देखो क्या होगा कि पहले हो सकता है कि यहाँ लाइन ड्रॉप हो, दूसरा देखो यहाँ लाइन ड्रॉप हो, तीसरा यहाँ लाइन ड्रॉप हो, चौथा सब में से ग्राउंड में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो पहला जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो इसको, इस जो सीरीज बना, इस सीरीज को हम लोग कहते हैं कि लाइमैन सीरीज है। क्या कहते हैं, लाइमैन सीरीज है। फिर क्या होगा कि हो सकता है कि थर्ड से सेकंड में आए, थर्ड से सेकंड में आए। ठीक है, अब देखो तो इसको हम लोग कहते हैं बामर सीरीज, बामर सीरीज। ठीक है, अब देखो ये हो सकता है,
देखो तो लाइमन हो गया, बामर हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज। फिर देखो यहाँ ये हो सकता है कि अब इसमें ड्रॉप हो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ठीक। उसके बाद देखो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट सीरीज। फॉन्ट सीरीज। और इसको हम लोग कहते हैं हमफेरी सीरीज। क्या कहते हैं? हमफेरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग हम्फी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? हम्फी कहेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब इसमें सबसे खास बात जो है वो याद रखना कि पास्चन, ब्रैकेट, फॉन्ट और हम्फी जो होता है ये चारों इंफ्रारेड रेडिएशन में पाया जाता है। किसमें? तो इंफ्रारेड रेडिएशन में पाया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन में पाया जाता है, ठीक है। और बामर जो है यह विजिबल में पाया जाता है। ये सवाल बहुत पूछता है, याद रखिएगा, ये विजिबल में पाया जाता है। और लाइमेन जो होता है यह यूवी रेज में पाया जाता है, ठीक है ना। किस में पाया जाता है? तो यूवी रेज में, अल्ट्रावायलेट रेज में पाया जाता है। तो ये हम लोगों का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अब इसका इस्तेमाल करके सवाल पूछेगा, तो आपको फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, वेवलेंथ पूछ सकता है। तो आप इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हम आपको बताए हैं कि चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी क्या होगा? 13.6 Z का स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। दूसरा वेवलेंथ के लिए तो 1/λ, इसको म्यू बार वेव नंबर कहते हैं, यह बराबर होगा RZ स्क्वायर 1/n1 के स्क्वायर और माइनस 1/n2 के स्क्वायर। इसमें n1 इनिशियल ऑर्बिट है और n2 फाइनल ऑर्बिट है, अभी आपको हम बताए हैं, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, इसी को इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखें कि ट्रांजिशन दे रहा था n1 से n2, n2 से n3। यहाँ पर ऐसा कोई भी बात नहीं देगा। यहाँ आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का या फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज का आप वेवलेंथ निकालिए या एनर्जी निकालिए। तो वहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे आप, जैसे थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज देगा तो थर्ड लाइन के लिए लाइन को काउंट करके आपको पता करना है कि कौन सा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, कह रहा है थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, इसको बहुत अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो n1 कितना होगा और n2 कितना होगा, तब भी ना जाके हम लोग पता करेंगे। इसमें क्या अननोन क्या है? n1 और n2। एटम्स के नाम बोल देगा तो आपको जेड पता है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। अब देखो थर्ड लाइन के लिए तो लाइन को आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो लाइमेन का ग्राउंड स्टेट होता है तो उसका n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? थर्ड लाइन, तो 1 2 3 तीसरे में से आ रहा है, मतलब n2 का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा। अगर आपसे थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज पूछता है, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन लाइमन और बामर तक ही रहता है, बिरले का भी पास्चन से पूछता है। तो अब थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो इसमें पूछ रहा है n1 कितना होगा और n2 कितना होगा। तो देखिए थर्ड लाइन इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो n2 तो 2 हो गया, n2 कितना हो गया? n1 2 हो गया। और थर्ड लाइन आ कहाँ से रहा है? तो n इज इक्वल टू 5 से, तो यहाँ पर n2 का जो वैल्यू होगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब कभी भी प्रॉब्लम इस तरह का देगा तो जरूरी है कि हर बार हम डायग्राम बनाएं? तो बिल्कुल नहीं,
डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा ट्रिक आप याद रखेगा जिससे कोई भी वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जैसे एल बी पी और बी पी एच, देखो लो ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर हाई, क्या हो गया? लो ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर हाई। ठीक, यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। लो, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फॉन्ट और हम्फी। तो सबका N1 का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 और 6, और N2 जब भी पूछे तो उससे आगे से काउंट करना शुरू कर देना और जितना तक बोले वहां तक लिखते चला जाना। जैसे तुमसे पूछ रहा है कि फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज का फोर्थ लाइन का N1 और N2 बताइए। फोर्थ लाइन के लिए, फोर्थ लाइन के लिए, ठीक है, फोर्थ लाइन के लिए। तो फोर्थ लाइन के लिए क्या हो जाएगा देख लेते हैं, जो हम लोग ट्रिक बनाए हैं उसको यूज करके। फोर्थ लाइन, अब फोर्थ लाइन के लिए देखो कौन सा, तब बामर बोल रहा है, बामर सीरीज। तो देखो तब बामर का था N1 का वैल्यू कितना हो गया? N1 तक कंफर्म हो गया, लो ब्लड प्रेशर बी 2 नंबर पर है तो N1 का वैल्यू 2 हो गया। और N2 की बात करेंगे तो देखो यहां से काउंट करना, कितना लाइन है? फोर्थ, तो 1 2 3 4, कहां से आ रहा है? फोर्थ लाइन कहां से आ रहा है? तो छठा से आ रहा है। तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। अब इसको चेक कर लीजिए, तो 1 2 3 4, और ये आ कहां से रहा है? तो 6 नंबर से आ रहा है। तो N1 आपका 1 हो जाएगा और N2 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा डिजाइन है, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किस सीरीज का इनिशियल कितना होगा और फाइनल कितना होगा। अब देखो जैसे कि यहां जो हम सीरीज जो देखे हैं उसमें हम लेते हैं यहां पर कि देखो यहां हो जाएगा हम लोगों का सीरीज, ठीक है, यहां पर हो जाएगा इनिशियल ऑर्बिट, इनिशियल ऑर्बिट, यहां पर हो जाएगा फाइनल ऑर्बिट, यहां पर हो जाएगा फाइनल ऑर्बिट, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग N1 बोलेंगे, इसको हम लोग N2 बोलेंगे और ये हम लोगों का N1 हो जाएगा। अब देखो लाइमेन के लिए, तो लाइमेन के लिए इनिशियल ऑर्बिट कितना होगा? 1, और फाइनल कितना हो सकता है? 2 3 4, और इस तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो लाइमेन के बाद कौन सा है? बामर है, बामर सीरीज। तब बामर का 2, और यह कितना हो जाएगा? 3 4 5 और इन्फिनिटी तक। फिर बामर के बाद कौन सा है? पास्चन। तब पास्चन में इनिशियल कितना? 3, और ये कितना हो जाएगा? 4 5 6, और इस तरह से चलता रहेगा। ब्रैकेट के लिए आप देख लीजिए, तो ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 6 7, और इस तरह से ये चलता रहेगा। उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट में ये 5 हो जाएगा, ये 6 7, और लास्ट है हम्फी सीरीज। हम्फी एक्चुअल में हम्फेरी होता है तो इसको हम्फी बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 6, तो ये 7 और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। 8 हम लोग नहीं लिखेंगे इसलिए कि अभी तक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन कैसे हम लोग किसी ट्रांजिशन में स्पेक्ट्रल लाइन निकालेंगे। ठीक, देखो स्पेक्ट्रल लाइन के लिए पॉइंट नंबर 1, when only one orbit are given, जब एक ऑर्बिट गिवन होगा तो वहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा, स्पेक्ट्रल लाइन वो बराबर होगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो कह रहा है कि व्हेन
an electron jumps from fourth orbit, then find number of spectral line, अब देखो तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो स्पेक्ट्रल लाइन बराबर क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल लाइन बराबर 4 × 4 - 1/2, इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 = 6। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे स्पेक्ट्रल लाइन के डायग्राम में। देखो n का वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 और 4, तो 1 यहाँ से आ सकता है, 2 3 4 5 और ये 6, तो कुल मिला के n का वैल्यू कितना हो गया, 6। ये कब यूज करना, जब सिर्फ एक ऑर्बिट का नाम बोलेगा तब, लेकिन जब ट्रांजिशन दे कि फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है, तो वहां पर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पर जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला यह है कि दो नंबर पॉइंट में कि व्हेन ट्रांजिशन आर गिवन, जब ट्रांजिशन देगा तब वहां पर स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है, स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वो होता है n2 - n1 और n2 - n1 +1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि व्हेन an electron jumps from sixth orbit to second orbit, छठा से दूसरे में कूद रहा है, तब कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जब स्पेक्ट्रल लाइन की बात करेंगे इसका, तो सबसे पहले देखो n1 कितना दिया हुआ है, 2, और n2 कितना दिया हुआ है, 6। तो अब आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है n2 - n1 +1/2। तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 और इंटू 6 - 2 +1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ से 6 1 7, 7 में से 2 गया तो 5, और डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2, तो 5 2 = 10। तो यहाँ स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या हो गया 10। आप फिर इसको चेक कर लीजिए स्पेक्ट्रल लाइन बना के, कोई दिक्कत नहीं है। 2 to 6 में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ है n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 2, ठीक है ना। तो हमको सॉरी यहाँ 4 होगा, 1 मिनट देखो, तो यहाँ n का वैल्यू 5 होगा, यहाँ n 4 होगा, यहाँ n 3 होगा, और यहाँ n 2 होगा, और यहाँ n 1 होगा। तो देखो यहाँ आ सकता है, जितना पॉसिबल लाइन होगा सबको कंसीडर करना, ठीक है। फिर यहाँ आ सकता है, और फिर यहाँ, तब काउंट करो। अब जब काउंट करोगे स्पेक्ट्रल लाइन तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चाहे तो आप फार्मूला का यूज करके स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। और याद रखना, जब सिंगल ट्रांजिशन देगा तो फार्मूला वहां पर यूज करना है सिंगल ट्रांजिशन के लिए, n × n - 1/2, और जब ट्रांजिशन देगा तो n2 - n1 × n2 - n1 +1। ये हम लोगों का स्पेक्ट्रल लाइन के फाइंड आउट करने में मदद करेगा। अब सवाल कभी कभी ये पूछता है, सीधे बोल देगा कि आप लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए, ठीक है, बामर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए, पास्चन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए। तो वहां पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग समझते हैं।
देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखो जैसे ये हम लोगों का स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम wavelength decreases, wavelength decreases, wavelength क्या होगा, decreases। और हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्जली प्रोपोर्शनल है, कि डेल्टा ई जो होता है वो इनवर्जली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा का। तो आप लिख सकते हैं कि जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। एक हम लोग स्टार लगा के, जैसे हम लोग निकालेंगे वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात करेंगे और एटम्स जो होगा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, तो यहाँ पर N1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर N1 हो जाएगा 1 और N2 हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं 1 बाई लेमडा लाइमन 1 इज इक्वल टू, तो R Z हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, तो Z का स्क्वायर हाइड्रोजन एटम 1, ठीक है, और इनटू 1 बाई 1 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा R और इनटू 1 माइनस 1 बाई 4, ठीक है, तो 4 एलसीएम ले लो, तो R और इनटू तो 4 और माइनस 1 बाई 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3R बाई 4, कितना आ जाएगा 3R बाई 4। अब देखो इसको पलट लेंगे क्योंकि लेमडा को वेवलेंथ कहते हैं, 1 बाई लेमडा को वेवलेंथ थोड़ी ना कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा L1 इज इक्वल टू 4 बाई 3R। तो ये तो एक केस हुआ। अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड लाइन के लिए, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है। अब सेकेंड लाइन की बात करेंगे तो N1 1 होगा और N2 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 1 बाई लेमडा L2 क्या हो जाएगा R और इनटू 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा R इंटू 1 माइनस 1 बाई 9, एलसीएम लोगे तो 9 और माइनस 1, दैट इज 8R बाई 9। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं लेमडा L2 तो क्या हो जाएगा 9 बाई 8R। अब इस दोनों में चेक करो, ये जो वैल्यू आया कितना है 1.33 अपॉन R, इसके लिए चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 1.1 बाई R। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, तो देखो तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका हुआ, फर्स्ट लाइन का, सेकेंड का डिक्रीज कर रहा है, इसी तरह से थर्ड का और डिक्रीज करेगा। तो इसी आधार पर हम लिखे हैं कि जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लेफ्ट से राइट जाइएगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, याद रखना, समझ गए ना, वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो इनवर्जली प्रोपोर्शनल का होता है। और जब इनवर्जली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये था ओवरऑल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट। आप एग्जाम में अगर पूछता है कि कौन से लाइन का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड, इस तरह से आप आसानी से बहुत जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग किसे कहते हैं कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी खर्च होता है उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये बहुत आसान सवाल है। देखो तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम लोग जो इक्वेशन ड्रॉ करेंगे वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी
इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी और माइनस E1। ठीक है, तो यहाँ इन्फिनिटी पर हम लोग एनर्जी को कंसीडर करेंगे 0 और माइनस इंटू E1 के लिए क्या हो जाएगा माइनस 13.6 Z² बाई N² Z² बाई N1 का स्क्वायर। ठीक है, N1 का स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा प्लस, तो 13.6 और यहाँ N1 का वैल्यू 1 है, तो 13.6 और इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे देखो, ये अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तब ये किसके लिए है, ग्राउंड स्टेट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट की बात नहीं करे, अदर स्टेट की बात करेगा ना, तो वहां पर इसको बदल लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी बराबर 13.6 Z² बाई N², मतलब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ये ग्राउंड स्टेट के छोड़ के है। ग्राउंड स्टेट में अब जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स के लिए, ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा 13.6। अगर हम He प्लस एटम्स की बात करेंगे, आयंस की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ Z का वैल्यू कितना होता है 2। तो क्या करना, आयनाइजेशन एनर्जी बराबर 13.6 Z² तो 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 13.6 इंटू 4 6 जा 24, तो 4 हो जाएगा। आप पॉइंट 13 चौका 52 54 55 है, तो ये हो जाएगा 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। समझ गए बात को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो दोनों का प्रथम लाइन का मतलब फर्स्ट लाइन का एनर्जी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, एनर्जी फाइंड आउट करना है, सॉरी वेवलेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो यह बहुत आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक, देखो तो 1 बाई लेमडा ऑफ लाइमेन 1 इज इक्वल टू आर जेड, हाइड्रोजन एटम है, तो 1 का स्क्वायर और इंटू 1/1 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर। आपको पता है कि लाइन बोलेगा तो N1 और N2 कैसे निकालना है वो आप जान रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा R इंटू 1 माइनस 1/4, तो यहाँ से हो जाएगा R और इंटू 4 माइनस 1/4, तो देखो 3R/4, तो 1 बाई लेमडा। अब इसको पलट लेंगे तो लेमडा L1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3R। ये एक आ गया वैल्यू। उसी तरह से अब निकालेंगे 1 बाई लेमडा B1, यहाँ B बामर के लिए है और यहाँ L लाइमन के लिए है। तो अब आपको पता है यहाँ लाइमन के लिए N1 कितना हो जाएगा 2 और N2 कितना हो जाएगा, फर्स्ट लाइन है तो 3, तो R और Z का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और इंटू 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई लेमडा B1 इज इक्वल टू R इंटू 1/4 और माइनस 1/9, तो 9 चौका 36 एलसीएम हो जाएगा और 9 और माइनस 4, तो मतलब ये हो गया 5R/36। तो लेमडा B1 इज इक्वल टू 36/5R। अब हमको निकालना है लेमडा L1 बाई लेमडा L2, लेमडा नहीं B1। देखो तो लेमडा B1, अब देखो एकदम आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है 4/3R और गुना 5R/36 हो जाएगा। R से R कैंसिल, 4 से कर जाएगा 9 मरतबे में, मतलब ये हो जाएगा 5:27। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, इसको कहते हैं हाइड्रोजन
स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होगा। उसमें हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर हम लोग का 5 होगा। और यकीन मानिए यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको नीट और जेई में मिनिमम 2 से 3 प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा और काफ़ी आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।